हंसी अब नहीं रहेगा राज। बाहर शहर पर कोहरे की एक मोटी चादर बिछ चुकी थी। खिड़की के कांच पर जमी धुंध को चीरती हुई स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी कमरे में अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। पुलिस हेडक्वार्टर की ये पुरानी इमारत आज किसी कब्रगाह जैसी खामोश थी। फाइलों की पुरानी गंध और ठंडी सीलन भरी हवा ने कमरे को भारी बना दिया था। चीफ इंस्पेक्टर हेनरी अपनी लेदर चेयर पर पीछे की ओर झुके हुए थे। उनकी उंगलियों के बीच सुलगती पाइप का धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उनकी नजरें खिड़की के बाहर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। असिस्टेंट रॉबिन्स ने दरवाजा आधा खोलते हुए हिचकिचाते हुए कहा, सर माफ कीजिएगा, डाक वाला अभी ये दे गया। उसने कहा यह बेहद जरूरी है। हेनरी ने कुर्सी घुमाई। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज में एक कड़कपन। हेनरी ने पाइप को मेज पर रखते हुए गंभीर स्वर में पूछा, इस वक्त किसका खत है रॉबिन्स? रॉबिन्स ने लिफाफा मेज पर रखते हुए दबी आवाज में जवाब दिया, सर इस पर भेजने वाले का नाम नहीं है, बस सील लगी है, और वो सील कुछ जानी पहचानी लगती है। हेनरी ने लिफाफा उठाया। कागज मखमली और महंगा था। उस पर लगी लाल मोम की सील देखते ही हेनरी की पुतलियां फैल गईं। ये हैमिल्टन एस्टेट का शाही निशान था। हेनरी ने कांपते हाथों से पेपर नाइफ उठाया और सील तोड़ी। लिफाफे से एक अजीब सी खुशबू आई, पुरानी किताबों की और लेवेंडर की, जो अब फीकी पड़ चुकी थी। अंदर की लिखावट सुंदर थी, लेकिन शब्द हिल रहे थे, जैसे लिखते वक्त हाथ कांप रहे हों। हेनरी ने पढ़ना शुरू किया। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और उनकी भारी सांसों की आवाज थी। डियर हेनरी, मुझे नहीं पता ये खत तुम तक पहुंचेगा भी या नहीं, लेकिन मुझे डर है, बहुत डर। मेरा वक्त खत्म हो रहा है। ये मेरा वहम नहीं है हेनरी। इस हवेली की दीवारों में कोई और भी है जो मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। अगर तुम नहीं आए तो शायद सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। हैमिल्टन एस्टेट को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैडम एलिनोर, काउंटेस ऑफ हैमिल्टन। हेनरी ने खत को मेज पर पटका। उनके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमकने लगीं। हेनरी ने खुद से बुदबुदाते हुए भारी आवाज में कहा, मैडम एलिनोर, शैडी ब्रुक्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में यादों का एक तूफान आ गया। वो बचपन जब उनके पिता वहां एस्टेट मैनेजर थे, वो विशाल हवेली जिसने उन्हें अनुशासन तो सिखाया था, लेकिन रिश्तों की गर्माहट कभी नहीं दी थी। और अब वो बूढ़ी औरत अपनी जान की भीख मांग रही थी। हेनरी ने मुट्ठी भींचते हुए कड़े स्वर में सोचा, क्या ये उनका बेटा डेविड है, वो आवारा लड़का जो जुए और शराब में डूबा रहता है, या फिर एस्टेट का वो भारी कर्ज जिसकी अफवाहें पूरे शहर में हैं? उन्होंने तुरंत इंटरकॉम का बटन दबाया। हेनरी ने आदेश देते हुए तेज और सख्त लहजे में कहा, रॉबिन्स, मेरी गाड़ी तैयार करो और स्टेशन पर फोन करो, मुझे मोरलैंड जाने वाली अगली ट्रेन में सीट चाहिए, अभी। रॉबिन्स ने घबराते हुए इंटरकॉम पर पूछा, सर इतनी रात को मौसम बहुत खराब है। और हेनरी ने बात काटते हुए गुस्से और चिंता मिश्रित स्वर में कहा, सवाल मत करो रॉबिन्स, किसी की जिंदगी का सवाल है। मैं आज रात ही निकल रहा हूं। ट्रेन जब मोरलैंड स्टेशन पर रुकी तो ऐसा लगा जैसे वो दुनिया के किसी दूसरे छोर पर आ गए हों। घना कोहरा इतना ज्यादा था कि प्लेटफॉर्म की लाइटें भी धुंधली दिख रही थीं। ठंड हड्डियों को चीर रही थी। हेनरी ने अपना ओवरकोट कसकर लपेटा और धुंध में बाहर निकले। सन्नाटा ऐसा था कि उनके अपने जूतों की आवाज गूंज रही थी। स्टेशन के बाहर एक पुरानी घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। घोड़ा ठंड से फड़फड़ा रहा था और उसके नथनों से भाप निकल रही थी। कोचमान, एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा मफलर में छिपा हुआ था, ऊँग रहा था। हेनरी ने टॉर्च जलाते हुए उसकी आंखों पर रोशनी डाली और सख्त आवाज में पूछा, ए, हैमिल्टन एस्टेट जाओगे? बूढ़ा आदमी चौंका। उसने हेनरी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर तैर गया। कोचवान ने कांपते हुए धीमी आवाज में कहा, साहब,
उस हवेली की तरफ, इस अंधेरे में? वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां आजकल अजीब आवाजें आती हैं। हेनरी ने जेब से कुछ नोट निकालकर उसकी हथेली पर रखते हुए सपाट स्वर में कहा, किस्से कहानियों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे वहां पहुंचना है, अभी। चलो। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और डरावना था। दोनों तरफ के पेड़ कोहरे में किसी दैत्याकार पर छाई जैसे लग रहे थे। करीब आधे घंटे बाद धुंध के बीच से वो विशाल हवेली नजर आई, एक वीरान किला जो अपने अंदर कई राज दबाए बैठा था। लोहे का भारी गेट बंद था। हेनरी गाड़ी से उतरे। उन्होंने गेट की सलाखों को पकड़ा। लोहे की ठंडक ने उनकी हथेलियों को सुन्न कर दिया। हेनरी ने जोर से आवाज लगाते हुए चिल्लाकर कहा, कोई है? खोलो, मैं इंस्पेक्टर हेनरी हूं। कुछ देर बाद एक लालटेन की रोशनी हिलती हुई दिखाई दी। गेट के दूसरी तरफ एक बेहद बूढ़ा नौकर आया। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखों में दहशत। ये जोसेफ था, पुराना वफादार। उसने कांपते हाथों से ताला खोला और गेट के खुलने की आवाज रात के सन्नाटे में किसी चीख जैसी लगी। जोसेफ ने लालटेन ऊपर उठाते हुए रूंधे गले से कहा, साहब, आप आ गए, शुक्र है। हमें तो लगा था कि। हेनरी ने उसकी बात काटते हुए उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, मैडम कहाँ है जोसेफ? और ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें किस बात का डर है? जोसेफ ने पीछे मुड़कर हवेली की अंधेरी खिड़कियों की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, दीवारों के भी कान होते हैं साहब। अंदर चलिए। बाहर का मौसम और अंदर का माहौल दोनों ही जानलेवा हैं। हेनरी ने एक गहरी सांस ली। हवा में गीली मिट्टी और किसी चीज के जलने की हल्की हल्की बू आ रही थी। उन्होंने अपना रिवॉल्वर चेक किया और जोसेफ के पीछे अंधेरे गलियारे की ओर बढ़ गए। हवेली का भारी ओकवुड दरवाजा एक लंबी दुख भरी आवाज के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध ने हेनरी का स्वागत किया। सड़ी हुई लकड़ी, पुरानी कालीन की नमी और बीते हुए कल की एक भारी महक। हॉल में अंधेरा था। सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। दीवारों पर पूर्वजों की बड़ी बड़ी ऑयल पेंटिंग्स टंगी थीं। उनकी पत्थर जैसी आंखें सीधे हेनरी को घूर रही थीं। सीढ़ियों के पास काउंट हैमिल्टन की आदमकद तस्वीर थी, वही सख्त चेहरा और क्रूर आंखें जिनसे हेनरी बचपन में डरा करता था। एक कोने में रखी पुरानी ग्रैंडफादर क्लॉक की आवाज सन्नाटे को काट रही थी। टिक टॉक, टिक टॉक, मानो इस घर में वक्त किसी की मौत का इंतजार कर रहा हो। हेनरी ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए मन ही मन सोचा, ये घर नहीं, एक कब्रगाह है। यहां हर चीज चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कुछ गलत होने वाला है। हेनरी ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। वहां अंगीठी में आग जल रही थी, लेकिन कमरे में ठंडक अब भी थी। सामने वाली कुर्सी पर मैडम एलिनोर बैठी थीं। वो बहुत बदल गई थीं। शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, बाल पूरी तरह सफेद, लेकिन उनकी नीली आंखों में अब भी वही पुरानी खानदानी गरिमा थी। हेनरी को देखते ही उनके चेहरे पर एक बहुत फीकी, दर्द भरी मुस्कान आई। एलिनोर ने कांपते हाथ से इशारा करते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम आ गए हेनरी। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी पुकार सुनी जाएगी। हेनरी ने उनके पास घुटनों के बल बैठते हुए बहुत ही नर्म और सम्मानजनक स्वर में कहा, आपका हुक्म और मैं ना आऊं, यह मुमकिन नहीं मैडम। लेकिन अब पहेलियां छोड़िए, मुझे सब सच सच बताइए। आखिर डर किस बात का है? एलिनोर ने एक पल के लिए आंखें मूंद लीं। उनकी सांसें भारी चल रही थीं। एलिनोर ने अपनी शॉल को कसकर पकड़ते हुए डरी हुई आवाज में कहा, हेनरी, मुझे नहीं पता कि मैं पागल हो रही हूं या ये सच है, लेकिन इस घर की हवा में जहर है। मुझे लगता है कोई हर वक्त मुझे देख रहा है। रातों को मेरे कमरे के बाहर बूटों की आवाज आती है, ठक ठक ठक। उन्होंने पास रखी मेज से एक मुड़ा हुआ कागज उठाया और हेनरी की तरफ बढ़ा दिया। एलिनोर ने सुबकते हुए कांपती आवाज में कहा, कल सुबह ये मेरे तकिए के नीचे मिला।
पढ़ो इसे। हेनरी ने चिट्ठी खोली। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर बायां हाथ इस्तेमाल किया हो। धीरे से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मैडम, अपनी आखिरी दुआएं मांग लीजिए। कल सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान आपकी सांसें रुक जाएंगी, ये तय है। हेनरी का खून खौल उठा। उन्होंने कागज को मुट्ठी में भींच लिया। हेनरी ने तीखी नजरों से एलिनोर को देखते हुए गंभीर स्वर में पूछा, पुलिस या डेविड, आपने किसी को बताया? एलिनोर ने ना में सिर हिलाते हुए हताशा से कहा, किसे बताती? पुलिस एक बूढ़ी औरत के डर पर हंसेगी, और डेविड, वो तो शायद यही चाहता है कि मैं जल्दी मर जाऊं ताकि ये जायदाद उसे मिल सके। तुम ही एक उम्मीद है हेनरी। तुम इस घर को भी जानते हो और यहां के पापों को भी। हेनरी ने कुर्सी पर सीधा होते हुए एक पुलिसिया कड़क आवाज में पूछा, भावुक होने का वक्त नहीं है मैडम, मुझे नाम चाहिए। अभी इस हवेली में कौन कौन है? एलिनोर ने उंगलियों पर गिनते हुए बुझी हुई आवाज में बताया, सिर्फ मेरा पुराना बटलर आर्थर, मेरा नया सेक्रेटरी विक्टर और कुछ नौकरानियां। और हां, डेविड ने टेलीग्राम भेजा था, वो कल सुबह की प्रार्थना के लिए शहर से आ रहा है। हेनरी की आंखें सिकुड़ गईं। बेटा ठीक उसी दिन आ रहा है जिस दिन मौत की भविष्यवाणी की गई है? इत्तेफाक? शायद नहीं। हेनरी ने उनका हाथ थामते हुए मजबूत आवाज में भरोसा दिलाया, मैं यहां हूं मैडम। जब तक मैं इस घर में हूं, मौत आपको छू भी नहीं सकती। मैं पता लगाऊंगा कि यह खेल कौन खेल रहा है। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा इतना गहरा था कि कांटा और चम्मच टकराने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। मोमबत्तियों की रोशनी में परछाइयां लंबी और डरावनी दिख रही थीं। मैडम एलिनोर खामोश थीं। उनके दाईं ओर विक्टर बैठा था, एक युवा, स्मार्ट लेकिन बेहद रूखा इंसान। उसका चेहरा पत्थर जैसा सपाट था, लेकिन उसकी आंखें लोमड़ी की तरह हर तरफ घूम रही थीं। बूढ़ा बटलर आर्थर कांपते हाथों से सूप परोस रहा था। हेनरी ने सूप का एक चम्मच लिया और अचानक खामोशी तोड़ी। हेनरी ने विक्टर की आंखों में सीधे देखते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा, तो मिस्टर विक्टर, मैंने सुना है आप नए हैं यहां, इससे पहले कहां थे? विक्टर का चम्मच हवा में रुक गया। उसने धीरे से सिर उठाया। उसने बिना पलक झपकाए रूखे और ठंडे स्वर में जवाब दिया, लंदन में, लॉ फर्म में इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पुरानी नौकरी से ज्यादा आपको मैडम की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, है ना? जवाब इतना सीधा और बदतमीजी भरा था कि माहौल और तनावपूर्ण हो गया। हेनरी ने अपनी नैपकिन से मुंह पोंछते हुए चेतावनी भरे अंदाज में कहा, बिल्कुल, और मेरी नजर हर उस चीज पर है जो इस घर में नई और खतरनाक भी है। विक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी अजीब सी मुस्कान उसके होंठों पर आई और गायब हो गई। भोजन के बाद हेनरी अपने कमरे में आ गए। उन्होंने खिड़की खोली। बाहर घोर अंधेरा था, हवाएं सरसरा रही थीं। उन्होंने अपनी पाइप जलाई और धुएं के छल्ले बनाते हुए उस धमकी भरे नोट को दोबारा पढ़ा, कल सुबह की प्रार्थना सभा। तभी दूर सेंट पॉल चर्च की घड़ी ने 11 बजाए। टन टन टन। हर घंटा किसी हथौड़े की चोट जैसा लग रहा था। हेनरी ने घड़ी की तरफ देखते हुए खुद से बुदबुदाए, 11 बज चुके हैं। कातिल ने समय तय कर रखा है। कल सुबह, यानी सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। क्या ये डेविड है, या ये सेक्रेटरी विक्टर, या फिर वफादारी के नकाब में छिपा आर्थर? उन्होंने अपना रिवॉल्वर निकाला, चैम्बर चेक किया और तकिए के नीचे रख दिया। नींद आज रात उनकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर हवा के झोंके खिड़की से टकरा रहे थे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। हेनरी की आंखें अचानक खुल गईं। रात भर की बेचैनी ने उन्हें गहरी नींद में जाने ही नहीं दिया था। कमरे में ठंडक थी। उन्होंने भारी पर्दे हटाए। खिड़की का कांच धुंध से सफेद हो चुका था।
बाहर का नज़ारा वही था जो हेनरी के बचपन की यादों में जमा था। शैडी ब्रुक्स गांव बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े सोया हुआ था। दूर सेंट पॉल चर्च की ऊंची मीनार कोहरे में किसी भूतिया उंगली की तरह खड़ी थी। चिमनियों से निकलता धुआं बता रहा था कि गांव जाग रहा है। हेनरी ने खिड़की के कांच पर जमी भाप को पोंछते हुए सोचा, सब कुछ कितना शांत है, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी होती है। हेनरी तैयार होकर नीचे आए। सीढ़ियों के पास बटलर आर्थर मुस्तैदी से खड़ा था। उसकी वर्दी बेदाग थी, लेकिन बूढ़ी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। हेनरी ने अपनी घड़ी बांधते हुए तेज नजरों से पूछा, मैडम जाग गईं आर्थर? आर्थर ने सिर झुकाकर बेहद अदब से जवाब दिया, जी सर। वे तैयार हो रही हैं। आज ऐश वेडनेसडे है, विशेष प्रार्थना सभा है। वे इसे कभी नहीं छोड़ती। हेनरी ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए गंभीर स्वर में पूछा, और उनका बेटा डेविड आया? आर्थर ने ना में सिर हिलाते हुए दबी हुई आवाज में कहा, नहीं सर, टेलीग्राम आया था कि वे सुबह तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं है। हेनरी की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने आर्थर के करीब जाकर उसकी आंखों में देखा। हेनरी ने धीमी पर तीखी आवाज में पूछा, आर्थर, मुझे सच बताओ, कल रात जब सब सो गए थे, क्या तुमने हवेली में कुछ अजीब देखा या सुना? आर्थर एक पल के लिए झिझका। उसने अपनी उंगलियां आपस में फंसा ली। आर्थर ने हिचकिचाते हुए, फुसफुसाते हुए कहा, सर, वैसे तो कुछ नहीं, बस मैडम अपने कमरे में देर रात तक जाग रही थीं। दिया जल रहा था और उस नए सेक्रेटरी मिस्टर विक्टर के कमरे से आवाजें आ रही थीं। हेनरी ने तुरंत बात पकड़ते हुए पूछा, कैसी आवाजें? आर्थर ने याद करते हुए कहा, टाइपराइटर की आवाज सर, खटखट खटखट, बहुत देर रात तक। शायद कोई हिसाब किताब कर रहे होंगे। हेनरी के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। आधी रात को टाइपराइटर? हेनरी ने अपना ओवरकोट पहना और बाहर निकले। बर्फीली हवा ने चेहरे पर कोड़ों की तरह वार किया। चर्च जाने वाला रास्ता सफेद और सुनसान था। उनके बूट बर्फ में धंस रहे थे। क्रंच क्रंच क्रंच। चर्च का भारी लकड़ी का दरवाजा खुला था। अंदर कदम रखते ही मोमबत्तियों, लोबान और पिघले हुए वैक्स की मिलीजुली गंध ने हेनरी को घेर लिया। पत्थर की ऊंची दीवारें ठंडक को कैद किए हुए थीं। सामने की कतार में मैडम एलिनोर बैठी थी। सिर पर काला लेसवर्क वाला दुपट्टा, हाथ प्रार्थना के लिए जुड़े हुए थे। वो एक मूर्ति की तरह स्थिर थीं। हेनरी उनसे 3 कतार पीछे जाकर बैठ गए। गांव के लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे। तभी चर्च का विशाल ऑर्गन बजना शुरू हुआ। संगीत की भारी आवाज चर्च के गुंबद से टकराकर वापस आ रही थी। माहौल भारी होता जा रहा था। पादरी ने वेदी पर बाइबल खोली। प्रार्थना शुरू हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। हेनरी की नजरें लगातार मैडम एलिनोर की पीठ पर थीं। क्या वो डर सच था या ये सिर्फ एक बुजुर्ग महिला का वहम था? अचानक संगीत धीमा हुआ। मैडम एलिनोर का शरीर हल्का सा आगे की ओर झुका। ऐसा लगा जैसे वो और गहराई से प्रार्थना कर रही हैं। लेकिन फिर उनका सिर एक झटके से और नीचे लुढ़क गया। ठुड्डी छाती से जा लगी। उनका पूरा शरीर एक तरफ ढह गया। बगल में बैठी एक नौकरानी की तेज चीख ने चर्च के सन्नाटे को चीर दिया। नौकरानी ने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, मैडम, हे भगवान, मैडम! हेनरी बिजली की रफ्तार से अपनी सीट से उछले। बेंचों को लांघते हुए वे आगे पहुंचे। भीड़ में भगदड़ मच गई। हेनरी ने मैडम के कंधे को थामकर सीधा किया। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। पुतलियां फैल चुकी थीं और चेहरे पर आतंक का भाव जमा हुआ था। होंठ नीले पड़ चुके थे। हेनरी ने उनकी कलाई टटोलते हुए हताशा में मन ही मन कहा, नहीं नहीं, नब्ज गायब है, हाथ बर्फ जैसा ठंडे हैं। भीड़ में से किसी ने फुसफुसाया, हार्ट अटैक। बेचारी का दिल कमजोर था। हेनरी ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। चर्च के एक अंधेरे कोने में एक खंबे के पास विक्टर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। वो बस खामोशी से देख रहा था, जैसे किसी ड्रामे का आखिरी सीन देख रहा हो।
उसकी आंखों में एक क्रूर संतोष था। भीड़ शव को घेरे खड़ी थी। डॉक्टर को बुलाने के लिए लोग दौड़ रहे थे, लेकिन हेनरी जानते थे कि अब बहुत देर हो चुकी है। हेनरी की नज़र उस बेंच पर पड़ी जहां मैडम बैठी थीं। वहां उनकी प्रेयर बुक खुली पड़ी थी। पन्नों के बीच से एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा झांक रहा था। हेनरी ने रूमाल से हाथ ढककर उस कागज़ को उठाया। कागज़ पर टाइपराइटर से लिखा गया था। स्याही अभी भी ताज़ा लग रही थी। ये जगह पवित्र है, लेकिन आज यहां एक पाप होगा। काउंटेस एलिनोर, अपनी आखिरी सांस गिन लो। प्रार्थना खत्म होने तक तुम जिंदा नहीं रहोगी। हेनरी के हाथ ठिठक गए। हेनरी ने दांत पीसते हुए गुस्से और समझदारी के मिश्रित भाव से सोचा, यह हार्ट अटैक नहीं है, यह हत्या है। बिना जहर, बिना चाकू, बिना गोली की हत्या। उन्हें आर्थर की बात याद आ गई। रात भर टाइपराइटर की खटखट। कातिल जानता था कि मैडम का दिल कमजोर है। उसने बस डर को हथियार बनाया। उसने ठीक मरने से पहले उन्हें यह नोट पढ़ने दिया। सदमा ही उनकी मौत बन गया। हेनरी ने मुड़कर देखा। विक्टर अब वहां नहीं था। हेनरी ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कड़क आवाज में खुद से कहा, तुम भाग नहीं सकते विक्टर। शब्दों से की गई हत्या का सबूत इन्हीं शब्दों में छिपा है। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की सरसराहट तोड़ रही थी। डॉक्टर ने मैडम एलिनोर के सीने से यंत्र हटाया और एक लंबी हताश सांस छोड़ी। डॉक्टर ने अपना चश्मा उतारते हुए खेद भरे स्वर में कहा, मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर, मैसिव हार्ट अटैक। उनका दिल पहले से ही कमजोर था, शायद इस ठंड और उम्र का दबाव झेल नहीं पाया। हेनरी, जो दीवार से टिके खड़े थे, आगे बढ़े। उनकी परछाई डॉक्टर पर हावी हो गई। हेनरी ने डॉक्टर की आंखों में सुई जैसी तीखी नजर गड़ाते हुए पूछा, लेकिन डॉक्टर, अगर दिल रुकने की वजह कुदरती ना होकर कोई भयानक डर हो, अगर किसी ने उन्हें इतना डरा दिया हो कि उनकी जान निकल जाए। डॉक्टर ने चौंकेते हुए माथे पर शिकन डालकर कहा, आपका मतलब? मैं समझा नहीं। हेनरी ने अपनी ओवरकोट की जेब से वो मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और डॉक्टर के सामने लहराया। हेनरी ने सख्त और कड़वे लहजे में कहा, ये देखिए, ये नोट उन्हें मरने से ठीक पहले मिला था। इसमें उनकी मौत का वक्त लिखा है। डॉक्टर ने कांपते हाथों से नोट पढ़ा। उनका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। डॉक्टर ने हकलाते हुए डर के साथ बुदबुदाया, हे भगवान, ये तो बेहद गंभीर है। इसका मतलब? हेनरी ने नोट वापस जेब में रखते हुए एक फैसले वाली आवाज में घोषित किया, इसका मतलब यह है डॉक्टर कि अब यह मेडिकल केस नहीं, पुलिस केस है। यह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, बिना हाथ लगाए की गई हत्या। हेनरी जब चर्च के भारी दरवाजे से बाहर निकले तो ठंडी हवा ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा। बाहर गांव वालों की भीड़ लग चुकी थी। हर तरफ फुसफुसाहटें थीं, जैसे मधुमक्खियों का झुंड भिन भिना रहा हो। सुना तुमने? मैडम नहीं रही। शायद एस्टेट का शाप है या किसी की नजर। हेनरी ने भीड़ को नजरअंदाज किया और अपनी नजरें जमीन पर गड़ा दी। ताजा बर्फ एक कोरे कागज की तरह थी, जिस पर हर कदम एक कहानी लिख रहा था। मुख्य रास्ते पर सैकड़ों पैरों के निशान थे, लेकिन हेनरी की नजरें कुछ और ढूंढ रही थीं। अचानक उनकी आंखें एक जगह रुक गईं। चर्च की दीवार के साथ साथ मुख्य भीड़ से दूर ताजा बर्फ पर जूतों के एक जोड़ी निशान थे। ये निशान सीधे उस छोटी खिड़की और साइड डोर की तरफ जा रहे थे जो वेदी के करीब खुलता था। सबसे चौंकाने वाली बात, निशान सिर्फ जाने के थे, वापस आने के नहीं। हेनरी ने बर्फ को ध्यान से देखते हुए मन ही मन विश्लेषण किया। कातिल मुख्य दरवाजे से नहीं आया, वो साइड के दरवाजे से अंदर घुसा। प्रार्थना शुरू होने से ठीक पहले उसने किताब में नोट रखा और फिर भीड़ में शामिल हो गया।
हेनरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने चारों तरफ देखा। कातिल अभी भी यहीं कहीं है, शायद इन्हीं चेहरों के बीच अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा है। बर्फबारी तेज हो गई थी। एक पुराने पेड़ के नीचे बटलर आर्थर खड़ा था। वो एक बच्चे की तरह रो रहा था। हेनरी उसके पास पहुंचे। हेनरी ने उसके कंधे पर मजबूती से हाथ रखते हुए नर्म लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, आर्थर, खुद को संभालो। मुझे बताओ, क्या हाल फिलहाल में मैडम का किसी से झगड़ा हुआ था? कोई ऐसा जो उन्हें इतनी नफरत करता हो? आर्थर ने अपनी गीली आंखों से हेनरी को देखा। आर्थर ने सिसकते हुए रुंधे गले से जवाब दिया, नहीं साहब, मैडम तो फरिश्ता थी। वो सबको माफ कर देती थी। उनकी बस एक ही आस थी, डेविड। वो आखिरी वक्त तक दरवाजे की तरफ देख रही थीं कि शायद उनका बेटा आ जाए। हेनरी ने एक गहरी ठंडी सांस ली। हेनरी ने दूर सड़क की तरफ देखते हुए धीमे स्वर में कहा, बदकिस्मती से आर्थर, कुछ लोग आते ही तब हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। चलो अब हवेली चलते हैं। वापसी का रास्ता और भी डरावना हो गया था। आसमान में काले भारी बादल घिर आए थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जब हेनरी हवेली के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने चर्च की तरफ पीछे मुड़कर देखा। चर्च की सबसे ऊंची क्रॉस पर एक काला कौवा बैठा था। उसने जोर से आवाज लगाई, काऊ काऊ। उसकी कर्कश आवाज सन्नाटे को चीरती हुई कानों में चुभ हुई। हेनरी ने दांत भींचते हुए सोचा, कुदरत भी जानती है कि आज यहां पाप हुआ है। हवेली के अंदर का माहौल भारी और उदास था। नौकरानियां रो रही थीं। आर्थर शव के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गया था, लेकिन हेनरी की नजरें शिकार ढूंढ रही थीं। ड्राइंग रूम के कोने में खिड़की के पास सेक्रेटरी विक्टर खड़ा था। वो बाहर गिरती बर्फ को देख रहा था। उसका पोस्चर बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हेनरी तेज कदमों से विक्टर के पास पहुंचे। उनके जूतों की आवाज लकड़ी के फर्श पर गूंजी, लेकिन विक्टर ने मुड़कर नहीं देखा। हेनरी ने उसकी पीठ के पीछे खड़े होकर कड़क आवाज में पूछा, मिस्टर विक्टर, जब मैडम की जान निकली, ठीक उस पल आप कहां थे? विक्टर धीरे से घूमा। उसका चेहरा पत्थर की तरह भावहीन था, न दुख, न डर, न हैरानी। विक्टर ने हेनरी की आंखों में सीधे देखते हुए एक मशीनी आवाज में जवाब दिया, चर्च में इंस्पेक्टर, सबसे पिछली बेंच पर मैं प्रार्थना कर रहा था। उसकी ये शांति उसे खटक रही थी। एक सामान्य इंसान मौत देखकर घबराता है, लेकिन ये शख्स बर्फ जैसा ठंडा था। हेनरी ने उस पर दबाव बनाते हुए तीखे स्वर में अगला सवाल दागा, क्या तुमने किसी को मैडम की बेंच के पास जाते देखा या कुछ भी अजीब महसूस किया? विक्टर ने कंधे उचकाते हुए बेहद सधे हुए अंदाज में कहा, नहीं, मुझे लगा मैडम ध्यान में बैठी हैं। जब वो लुढ़क गईं तब मुझे पता चला। वैसे भी इंस्पेक्टर, दिल का दौरा तो कभी भी पड़ सकता है ना? उसकी आवाज में एक अजीब सा व्यंग्य था। हेनरी ने उसे घूरते हुए चेतावनी भरे स्वर में कहा, दिल का दौरा पड़ सकता है विक्टर, लेकिन खत अपने आप टाइप होकर किताब में नहीं पहुंच जाते। विक्टर की पलकें पहली बार झपकी। रात गहरी चुकी थी। बाहर तूफान जोरों पर था। खिड़कियां हवा के दबाव से खड़खड़ा रही थीं। हेनरी अपनी मेज पर लैंप की रोशनी में बैठे थे। सामने वही कातिल नोट रखा था। हेनरी ने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और अक्षरों को बारीकी से देखा। स्याही का रंग गहरा था और किनारों पर हल्का सा फैला हुआ था। हेनरी ने खुद से बात करते हुए बड़बड़ाया, स्याही ताजा है, बहुत ताजा। ये नोट पिछले 24 घंटों के अंदर ही टाइप किया गया है। और टाइपराइटर। उन्हें आर्थर की बात याद आई। रात को विक्टर के कमरे से खटखट की आवाज आ रही थी। लेकिन क्या ये इतना आसान हो सकता है? या डेविड का ना आना भी इस साजिश का हिस्सा है?
हेनरी ने अपनी पाइप बुझाई और कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी परछाई दीवार पर किसी राक्षस जैसी बड़ी बन गई। हेनरी ने अंधेरे में मुट्ठी भींचते हुए कसम खाई, ये हत्या है और मैं साबित करूंगा कि डर को हथियार कैसे बनाया गया। कल सुबह असली खेल शुरू होगा और इस बार चाल मेरी होगी। हवेली की विशाल ग्रैंडफादर क्लॉक की टिक टिक हेनरी के कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। रात भर की नींद अधूरी थी। काउंटेस एलेनोर का शव अब बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था, लेकिन हवेली का माहौल उससे भी ज्यादा जमा हुआ था। हेनरी बिस्तर के किनारे बैठे थे। उनके हाथ में वही टाइप किया हुआ नोट था। यहां एक अपराध होगा। हेनरी ने नोट को रोशनी में घुमाते हुए मन ही मन विश्लेषण किया। शब्द नफे तुले हैं, कोई भावुकता नहीं, कोई गुस्सा नहीं। ये किसी सिरफिरे का काम नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर और ठंडे दिमाग वाले इंसान की योजना है। उसने सिर्फ मारा नहीं, बल्कि मरने का वक्त भी तय किया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ अब भी गिर रही थी, जैसे कुदरत इस अपराध को ढकने की कोशिश कर रही हो। हेनरी तैयार होकर नीचे हॉल में पहुंचे। सीढ़ियों के पास बटलर आर्थर खड़ा था। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल और सूजी हुई थीं। उसका बायां हाथ कांप रहा था। हेनरी ने अपनी घड़ी सही करते हुए सपाट आवाज में पूछा, आर्थर, सब तैयार है? आर्थर ने गीली आंखों से ऊपर देखते हुए भारी आवाज में जवाब दिया, जी सर, पादरी ने शव को चर्च में रखने को कहा है। ताबूत तैयार है। लेकिन आर्थर की आवाज गले में अटक गई। हेनरी ने उसकी तरफ मुड़ते हुए तीखेपन से पूछा, लेकिन क्या? हिचकिचाओ मत। आर्थर ने रुंधे गले से कहा, मास्टर डेविड, वे अब तक नहीं आए सर। उन्हें सुबह की पहली गाड़ी से आना था। मां का अंतिम संस्कार और बेटा ही नदारत हो। हेनरी के माथे पर एक लकीर खिंच गई। बेटा गायब है या जानबूझकर गायब है? हेनरी ने सख्त लहजे में आदेश दिया, किसी को स्टेशन भेजो और अगर वो ना मिले तो पुलिस स्टेशन में खबर करो। मुझे डेविड चाहिए हर हाल में। चर्च के अंदर अजीब सी वीसकन थी। मोमबत्तियों का पिघला हुआ मोम, बासी फूल और मौत की गंध। वेदी के पास फादर टॉमस बाइबल थामे खड़े थे। उनका चेहरा तनावपूर्ण था। हेनरी सीधे उनके पास गए। उनके बूटों की आवाज खाली चर्च में गूंजी। हेनरी ने फादर की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में पूछा, फादर, एक जरूरी सवाल। कल रात जब आपने चर्च बंद किया था, तो क्या आपको कोई आहट, कोई खटपट सुनाई दी थी? फादर टॉमस ने अपना चश्मा ठीक किया। वे थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। फादर टॉमस ने सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, नहीं इंस्पेक्टर, मैं रात 9 बजे ताला लगाकर गया था। सब शांत था। लेकिन वे रुके और बगल वाले छोटे दरवाजे की तरफ इशारा किया। फादर टॉमस ने हिचकिचाते हुए बताया, यह साइड वाला दरवाजा, इसकी लकड़ी गल चुकी है, कुंडी ढीली है। अगर कोई बाहर से थोड़ा जोर लगाए तो बिना चाबी के भी अंदर आ सकता है। हेनरी उस दरवाजे के पास गए। उन्होंने धक्के से उसे चेक किया। खट। दरवाजा सचमुच कमजोर था। यानी कातिल को चाबी की जरूरत नहीं थी। हेनरी वापस उस बेंच की तरफ मुड़े जहां मैडम एलेनोर की मौत हुई थी। वहां अब भी कुछ मुरझाए फूल रखे हुए थे। हेनरी घुटनों के बल बैठ गए और फर्श का मुआयना करने लगे। धूल और पुरानी लकड़ी के बीच कुछ चमका। हेनरी ने अपनी जेब से चिमटी निकाली और उस चीज को उठाया। यह स्टील का एक छोटा चमकदार टुकड़ा था, शायद किसी घड़ी की चेन का या कफलिंग का टूटा हुआ भाग। हेनरी ने उसे रोशनी में देखते हुए खुद से बुदबुदाया, बिल्कुल नया और महंगा। इस पुरानी धूल भरी इमारत में इसका कोई काम नहीं। ये किसी ऐसे शख्स का है जो शहर से आया है और जिसे फैशन की समझ है। हेनरी चर्च से बाहर निकले और जमीन पर नजरें गड़ा दी। ताजा बर्फबारी ने पुराने निशान मिटा दिए थे, लेकिन दीवार की ओट में जहां छत का छज्जा था,
वहां कुछ निशान बचे हुए थे। हेनरी ने झुककर उनका मुआयना किया। ये निशान गांव वालों के भारी और चौड़े बूटों के नहीं थे, ये किसी फैशनेबल नुकीले जूतों के निशान थे। कदम छोटे और तेज थे। हेनरी ने एक जासूस की पैनी नजर से विश्लेषण किया। गहराई कम है, यानी आदमी का वजन ज्यादा नहीं है। चाल तेज है, यानी युवा और फुर्तीला है। कोई ऐसा जो इस ठंड में भी स्टाइल में रहना पसंद करता है। दिमाग में तुरंत एक चेहरा कौंधा, सेक्रेटरी विक्टर। हेनरी तूफान की तरह हवेली में दाखिल हुए। उन्होंने किसी से बात नहीं की और सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़े। दरवाजा बिना खटखटाए खोला गया। अंदर विक्टर बैठा था। वे कुछ फाइलें जमा रहा था। हेनरी को अचानक घुसते देख वे चौंकने के बजाय शांत था। उसका चेहरा अब भी भावहीन था, बाल करीने से जमे थे। हेनरी ने दरवाजा बंद करते हुए बेहद सख्त और दबी हुई आवाज में पूछा, मिस्टर विक्टर, एक सीधा सवाल, आप मैडम के साथ कब से हैं? विक्टर ने फाइल मेज पर रखी। विक्टर ने हेनरी की आंखों में आंखें डालते हुए संयंत्र शब्दों में कहा, 6 महीने इंस्पेक्टर। क्यों? हेनरी ने उसके पास जाते हुए अगला सवाल दागा। तुम्हें नौकरी किसने दी, मैडम ने? विक्टर ने ना में सिर हिलाया और लापरवाही से बोला, नहीं, उनके बेटे मिस्टर डेविड ने। उन्होंने कहा था कि मां बूढ़ी हो रही हैं, उन्हें एस्टेट का काम संभालने के लिए किसी भरोसेमंद की जरूरत है। हेनरी की आंखें सिकुड़ गईं। डेविड का आदमी। हेनरी ने मेज पर झुकते हुए आक्रामक अंदाज में पूछा, तुम्हारे पास अपना टाइपराइटर है? विक्टर एक पल के लिए खामोश हुआ। उसकी पुतलियां हल्की सी हिलीं। विक्टर ने संभलते हुए कहा, जी हां, मेरे कमरे में है। मैडम के खत वहीं टाइप होते थे। हेनरी ने तुरंत आदेश दिया, उठो, मुझे अभी देखना है। वे दोनों विक्टर के कमरे में गए। मेज पर एक पुराना लेकिन अच्छी हालत वाला रेमिंगटन टाइपराइटर रखा था। हेनरी ने अपनी जेब से वे मौत का फरमान निकाला और टाइपराइटर के बगल में रख दिया। फिर उन्होंने एक कोरा कागज रोलर में चढ़ाया। खटखट, डिंग। हेनरी ने तेजी से वही शब्द टाइप किए, यहां एक अपराध होगा। दोनों कागजों को आमने सामने रखा गया। ए अक्षर का ऊपर का हिस्सा हल्का सा धुंधला था। ई थोड़ा ऊपर की तरफ छप रहा था। दोनों पर्चियां जुड़वा लग रही थीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ विक्टर की सांसों की आवाज तेज हो गई। हेनरी ने दोनों कागज विक्टर के चेहरे के सामने लहराते हुए बर्फीली आवाज में कहा, मैच कर गया विक्टर, ये नोट इसी मशीन से निकला है। विक्टर का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। माथे पर पसीना चमकने लगा। विक्टर ने पीछे हटते हुए घबराहट में सफाई दी, नहीं इंस्पेक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। ये मशीन खुली रहती है, नौकर भी इसे छेड़ते हैं, कोई भी आकर। हेनरी ने टेबल पर मुक्का मारते हुए गरज कर कहा, बकवास बंद करो। नौकर अनपढ़ हैं, वे टाइप करना नहीं जानते, और ये भाषा, ये किसी गंवार की नहीं है। सच बोलो विक्टर, मैडम के साथ क्या खेल खेला जा रहा था, और इसमें तुम्हारा साथी कौन है? विक्टर दीवार से सट गया। उसकी आंखों में अब वो डर था जो हेनरी देखना चाहते थे। जाल कस चुका था। कमरे में तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। विक्टर कुर्सी पर सिकड़ा हुआ बैठा था। उसकी नजरें फर्श पर गड़ी थीं और माथे पर पसीने की चमक साफ दिख रही थी। हेनरी ने टाइपराइटर पर अपनी उंगली फिराई और फिर विक्टर की ओर मुड़े। हेनरी ने ठंडी, भेदने वाली नजरों से देखते हुए पूछा, जबान खोलो विक्टर, तुम्हारी मशीन तुम्हारे कमरे में, फिर ये मौत का पैगाम किसी और ने कैसे लिखा? विक्टर ने एक बार हेनरी की ओर देखा, फिर तुरंत नजरें हटा ली। उसने थूक निगला। विक्टर ने हकलाते हुए सफाई दी, इंस्पेक्टर कसम से मैंने वो नोट नहीं लिखा। कल शाम मैडम ने मुझे अपनी वसीयत का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा था, मैं बस वही टाइप कर रहा था। उसके बाद हेनरी ने बात काटते हुए मेज पर झुककर दबाव बनाया। उसके बाद क्या? विक्टर ने घबराते हुए कहा।
उसके बाद डिनर का वक्त हो गया था। मैं मशीन खुली छोड़कर नीचे चला गया था। मेरा दरवाज़ा लॉक नहीं था। उस दौरान कोई भी अंदर आ सकता था और वो नोट टाइप कर सकता था, कोई भी। हेनरी ने उसे गौर से देखा। कहानी में झोल था, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं था। हेनरी ने सीधा होते हुए चेतावनी भरे स्वर में कहा, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, लेकिन याद रखना विक्टर, अगर यह झूठ निकला तो फांसी का फंदा तुम्हारे गले का नाप लेगा। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई, दरवाजा खुला और डेविड ने अंदर कदम रखा। काउंटेस का बेटा। वो लंबा और खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा उतरा हुआ था। उसके महंगे ओवरकोट से भी गीली मिट्टी, सफर की थकान और तेज विस्की की गंध आ रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया और उसने अपना कोट सोफे पर फेंक दिया। उसकी नजर हेनरी पर पड़ी। डेविड ने एक थकी हुई कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, ओह, तो आप हैं महान इंस्पेक्टर हेनरी। बचपन में आपका नाम बहुत सुना था। अब मेरी मां की मौत का तमाशा देखने आए हैं। हेनरी ने उसकी हालत देख सब समझ गए, नशा और पछतावा। हेनरी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, तमाशा नहीं, सच तलाशने आया हूं डेविड, और मुझे उम्मीद थी कि तुम थोड़ा जल्दी आओगे। डेविड ने पास रखी टेबल से एक क्रिस्टल डिकेंटर उठाया और सीधे मुंह से लगा लिया। एक बड़ा घूंट भरने के बाद उसने कहा, जल्दी आकर क्या करता? डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक है। एक बूढ़ा कमजोर दिल रुक गया। इसमें कौन सा राज है जासूस साहब? हेनरी ने अपनी जेब से वो धमकी भरा नोट निकाला और डेविड के सामने लहराया। राज ये है डेविड, इसे पढ़ो। डेविड ने चिढ़ते हुए कागज लिया, लेकिन पढ़ते ही उसका नशा जैसे हवा हो गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। डेविड ने फुसफुसाते हुए दहशत भरी आवाज में पूछा, ये क्या बकवास है? मौत की भविष्यवाणी? हेनरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह बकवास नहीं, एक हथियार है। किसी ने तुम्हारी मां को छूने तक की जहमत नहीं उठाई, बस उन्हें इतना डराया कि उनकी जान निकल गई। यह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। डेविड सोफे पर धप्प से बैठ गया। उसने अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। डेविड ने भरलाई हुई आवाज में कहा, मां बहुत डरपोक थी, बहुत भावुक। जिसने भी ये किया वो जानता था कि एक झटका उनका काम तमाम कर देगा। हेनरी ने मौका देखते हुए पूछा, तुम आखिरी बार कब मिले थे उनसे? डेविड ने नजरें चुराते हुए अपराधी भाव से कहा, महीनों हो गए। मैं शहर की पार्टियों में बिजी था, या शायद मैं बस यहां आना नहीं चाहता था। शाम ढल चुकी थी। ड्राइंग रूम में मोमबत्तियां जल रही थीं। गांव के कुछ लोग और रिश्तेदार शोक जताने आए थे। कमरे में धीमी धीमी प्रार्थनाओं की आवाज गूंज रही थी, लेकिन माहौल में शांति नहीं, एक अजीब सी घुटन थी। हेनरी एक कोने में खड़े होकर सबको देख रहे थे। विक्टर वो पर्दों के पीछे छिपा सा खड़ा था, जैसे किसी की नजर में नहीं आना चाहता हो। उसकी आंखें बार बार डेविड की तरफ जा रही थीं। डेविड अंगीठी के पास खड़ा लगातार शराब पी रहा था। उसका हाथ कांप रहा था और वो किसी से बात नहीं कर रहा था। आर्थर बूढ़ा बटलर ट्रे लेकर घूम रहा था, लेकिन उसका चेहरा पीला था। हर बार जब दरवाजा खुलता वो चौंक जाता। हेनरी ने मन ही मन विश्लेषण किया। हर चेहरा एक नकाब पहने हुए है। विक्टर डरा हुआ है, डेविड नशे में अपना गम और शायद कोई राज डुबो रहा है, और आर्थर कुछ ऐसा जानता है जो वो बोल नहीं पा रहा है। हवेली की हवा में साजिश की बू आ रही थी। जब पूरी हवेली सो गई, हेनरी दबे पांव विक्टर के कमरे में दाखिल हुए। अंधेरे में सिर्फ उनकी पेन टॉर्च की पतली रोशनी चमक रही थी। वे सीधे टाइपराइटर के पास गए। हेनरी ने जेब से वो असली नोट निकाला और मशीन के पास रखा। फिर उन्होंने एक कोरा कागज लगाया और धीरे से टाइप किया। खट खट। आवाज रात के सन्नाटे में बहुत तेज लगी। हेनरी ने दोनों पर्चियों को टॉर्च की रोशनी में मिलाया। ए का पिछला हिस्सा टूटा हुआ था, टी थोड़ा हल्का छप रहा था। दोनों पर्चियां बिल्कुल एक जैसी थीं। हेनरी ने सिगार सुलगाते हुए खिड़की के पास जाकर बाहर गिरती बर्फ को देखा।
हेनरी ने धुएं का कश छोड़ते हुए खुद से बुदबुदाया, हत्यारा इसी घर में है और हथियार ये मशीन थी। विक्टर झूठ बोल रहा है या सच, ये कल पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि काउंटेस एलिनोर मरी नहीं है, उन्हें मारा गया है। तभी दूर चर्च की घंटी बजी। टन 2 बज चुके थे। हेनरी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हेनरी ने अंधेरे में कसम खाई, कल सुबह नकाब उतरेंगे। डेविड, विक्टर या आर्थर, कोई तो है जिसने मौत का समय टाइप किया था। सुबह की धुंधली रोशनी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन हवेली की उदासी को कम नहीं कर पा रही थी। काउंटेस एलिनोर को गुजरे 2 दिन हो चुके थे। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में हार्ट अटैक लिख दिया था, लेकिन हेनरी के लिए फाइल अभी खुली थी। हेनरी खिड़की के पास खड़े थे। उनके हाथ में सिगार था जो बुझ चुका था। हेनरी ने मन ही मन विश्लेषण किया। कातिल ने न गोली चलाई न जहर दिया। उसने एक टाइपराइटर को हथियार बनाया, एक ऐसा हथियार जो खून नहीं बहाता, बस दिल की धड़कन रोक देता है। सवाल यह नहीं है कि कैसे मारा गया, सवाल यह है कि ट्रिगर किसने दबाया। उन्होंने अपनी लेदर नोटबुक खोली और पेन के निब से 3 नामों पर घेरा बनाया। नंबर 1 विक्टर, सेक्रेटरी, मशीन का मालिक, ठंडा, शातिर और जरूरत से ज्यादा शांत। नंबर 2 आर्थर, बटलर, वफादार लेकिन हवेली के हर कोने और हर राज का रक्षक। नंबर 3 डेविड, बिगड़ा हुआ वारिस जिसे मां की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। हेनरी ने नोटबुक बंद करते हुए खुद से वादा किया, आज कानून की पूछताछ नहीं होगी, आज दिमाग का खेल खेला जाएगा। दरवाजा खुला और विक्टर अंदर आया। उसने गहरे रंग का सूट पहना था, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी सतर्कता थी। हेनरी ने बिना पलक झपकाए कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो विक्टर, और वक्त बर्बाद किए बिना मुझे वो दस्तावेज दिखाओ जो तुम उस रात टाइप कर रहे थे। विक्टर ने अपनी बगल में दबी फाइल निकाली और मेज पर रख दी। विक्टर ने नपी तुली आवाज में कहा, ये रही इंस्पेक्टर, मैडम की आखिरी वसीयत का ड्राफ्ट। उन्होंने कहा था कि वे अगले दिन सुबह ही से साइन करेंगी। हेनरी ने पन्ने पलटे। कानूनी भाषा के बीच एक लाइन साफ थी, मैं काउंटेस एलिनोर अपने चल अचल संपत्ति अपने इकलौते पुत्र डेविड हैमिल्टन को नाम करती हूं। हेनरी ने कागज से नजर हटाकर विक्टर की आंखों में झांकते हुए पूछा, इसे तुम्हारे और मैडम के अलावा किसने देखा था? विक्टर ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया, सिर्फ आर्थर ने सर। जब मैं टाइप कर रहा था वो कॉफी लेकर आया था, फिर हमने इसे मैडम के कमरे की मेज पर रख दिया था। हेनरी ने मेज पर आगे झुकते हुए दबाव दिया, और उस रात जब वो नोट टाइप किया गया तुम कहां थे? सच बोलना। विक्टर की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, जैसे वो अपने शब्दों को तौल रहा हो। विक्टर ने सपाट और यंत्रीवत लहजे में कहा, मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था इंस्पेक्टर, फिर करीब 10 बजे सो गया। मेरी नींद गहरी है। हेनरी ने उसे गौर से देखा। विक्टर का बयान इतना सटीक था कि उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो एक ऐसे खिलाड़ी जैसा लग रहा था जिसने अपनी चालें पहले से रट रखी हों। हेनरी ने हाथ से जाने का इशारा करते हुए सख्त स्वर में कहा, फिलहाल के लिए जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़ने की गलती मत करना। अब बारी आर्थर की थी। वो अंदर आया तो उसके कदमों में भारीपन था। 30 साल की नौकरी का बोझ उसके झुके हुए कंधों पर साफ दिख रहा था। हेनरी ने नरम लहजे में शुरुआत की, आर्थर, तुम घर का हिस्सा हो, तुम उन्हें मैडम से बेहतर जानते थे। आर्थर ने सिर झुकाते हुए रूंधे गले से कहा, 30 साल सर, मैंने उन्हें जवान मालकिन से बूढ़ी काउंटेस बनते देखा है। वो बाहर से सख्त दिखती थीं, लेकिन अंदर से। हेनरी ने वाक्य पूरा किया, अंदर से डरी हुई, इतनी डरी हुई कि एक कागज का टुकड़ा उनकी जान ले ले। आर्थर चुप रहा, उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थीं। हेनरी ने कुर्सी से उठकर उसके पास जाते हुए विश्वास भरे स्वर में पूछा, आर्थर, क्या तुम्हें किसी पर शक है? कोई ऐसा जो उन्हें इतनी नफरत करता हो कि उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हो? आर्थर ने एक गहरी सांस ली। उसने लाइब्रेरी के बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपनी जेब में हाथ डाला। आर्थर ने कांपती आवाज में रहस्य खोलते हुए कहा,
सर, वो नोट पहला नहीं था। ये खेल महीनों से चल रहा था। हेनरी सन्न रह गए। हेनरी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब, और भी चिट्ठियां थीं? आर्थर ने एक पुराने मुड़े हुए लिफाफे मेज पर रखे। मैडम ने मना किया था किसी को बताने से। उन्हें अपनी बदनामी का डर था। लेकिन अब ये सब बेकार है। हेनरी ने लिफाफे उठाए। 3 चिट्ठियां थीं। कागज पुराना था, लेकिन टाइपराइटर वही था। रेमिंगटन का वही टूटा हुआ ए और ऊपर उठता ई। उन्होंने एक एक करके उन्हें पढ़ा। हर शब्द में जहर घुला हुआ था। पहला खत 2 महीने पहले। किसी का हक छीना गया है, न्याय बहुत जल्द आएगा, काउंटेस। दूसरा खत 3 हफ्ते पहले। एक मां के आंसू लौटाए नहीं जा सकते, तुम्हें अपने पाप का हिसाब देना होगा। तीसरा खत मृत्यु से 1 दिन पहले। तुम्हारा अपराध कभी नहीं भूला जाएगा, तुम्हारी सजा तय कर दी गई है। हेनरी के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। हेनरी ने मेज पर मुक्का मारते हुए गुस्से और समझदारी के मिश्रित भाव से कहा, यह अचानक हुआ हादसा नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन था। कोई उन्हें मानसिक रूप से तोड़ रहा था, धीरे धीरे, ताकि आखिरी चोट जानलेवा साबित हो। उन्होंने आर्थर की तरफ देखा। हेनरी ने तीखी नजरों से पूछा, पाप, गुनाह? आर्थर, मैडम ने कौन सा गुनाह किया था? ये चिट्ठियां किस बारे में है? आर्थर का चेहरा पीला पड़ गया। आर्थर ने फुसफुसाते हुए डरी हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं पता सर। बस एक बार उन्होंने रोते हुए कहा था कि अतीत कभी मरता नहीं है, वो लौट कर आता है। शायद ये कोई पुराना दुश्मन है जो बदला ले रहा है। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट हुई। लाइब्रेरी में अंधेरा छा गया। हेनरी ने चिट्ठियों को अपनी जेब में रखते हुए गंभीर स्वर में फैसला सुनाया, अतीत लौट आया है आर्थर, और अब हमें उस अतीत को खोद कर बाहर निकालना होगा, क्योंकि कातिल कोई अजनबी नहीं, वो इसी अतीत का एक हिस्सा है। हेनरी ने डेविड के कमरे का दरवाजा खटखटाया और जवाब का इंतजार किए बिना अंदर दाखिल हुए। कमरे की हवा भारी और तमघोटू थी। महंगी सिगार का धुआं और कॉन्यैक शराब की तेज गंध ने हेनरी की नाक में जलन पैदा की। खिड़की के पास रखी एक पुरानी मखमली आर्मचेयर पर डेविड बैठा था। उसके हाथ में आधा खाली गिलास था और कपड़े अस्त व्यस्त। हेनरी को देखते ही डेविड के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। डेविड ने अपने गिलास को हवा में उठाते हुए लड़खड़ाती जबान में कहा, महान इंस्पेक्टर हेनरी, तो अब आप मेरी नब्ज टटोलने आए हैं। आपको लगता है कि इस खूनी ड्रामे का विलेन मैं हूं, है ना? हेनरी ने कमरे का मुआयना करते हुए एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गए। हेनरी ने बेहद शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, मैं यहां किसी को जज करने नहीं आया डेविड। मैं बस उस सच को ढूंढ रहा हूं जो इस धुएं में छिपा है। डेविड हंसा, एक सूखी बेजान हंसी। डेविड ने गिलास को मेज पर पटक कर गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहा, सच ये है इंस्पेक्टर की मेरी मां मुझसे नफरत करती थी। उन्हें लगता था मैंने हैमिल्टन खानदान की नाक कटवा दी। मैंने भी उनसे दूरी बना ली थी, लेकिन अब जब वो नहीं रही तो हर कोई मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैंने ही उनका गला घोटा हो। उसकी आंखों के कोर गीले थे। ये नशा नहीं, एक गहरे जख्म का दर्द था। हेनरी ने थोड़ा आगे बढ़कर डेविड की आंखों में देखा। हेनरी ने सीधा सवाल दागा, डेविड, क्या तुम्हें उन चिट्ठियों के बारे में पता था जो तुम्हारी मां को मिल रही थी? डेविड चौंक गया। उसकी धुंधली आंखें अचानक स्थिर हो गईं। चिट्ठियां? कैसी चिट्ठियां? हेनरी ने अपनी जेब से नोट का एक कोना दिखाते हुए कहा, ऐसे खत जो उन्हें डरा रहे थे, जिनमें लिखा था कि न्याय आने वाला है, जो उन्हें धीरे धीरे तिल तिल कर मौत की तरफ ढकेल रहे थे। डेविड सन्ने रह गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से सिगरेट बुझाई। नहीं, कसम से नहीं। अगर मुझे जरा भी भनक होती तो मैं पुलिस बुला लेता या खुद चला आता। मैंने उन्हें आखिरी बार लिखा था कि मैं मिलने आऊंगा, सब ठीक कर लूंगा, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। उसने चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा लिया। हेनरी को यकीन हो गया कि यह अभिनय नहीं था,
ये एक बेटे का असली पछतावा था। हेनरी ने विषय बदलते हुए सतर्कता से पूछा, और वो सेक्रेटरी विक्टर, उसके साथ तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं? डेविड ने चेहरा उठाया। उसकी आंखों में अब शक तैर रहा था। विक्टर, वो आदमी मुझे शुरू से खटकता है। बहुत ज्यादा शरीफ, बहुत ज्यादा परफेक्ट। मेरा तजुर्बा कहता है इंस्पेक्टर, जो लोग बाहर से जितने साफ दिखते हैं उनके अंदर उतना ही गहरा कीचड़ होता है। हेनरी ने यह बात अपने दिमाग में नोट कर ली। शाम ढल चुकी थी। हेनरी हवेली से निकलकर वापस चर्च की ओर चल पड़े। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और जलती हुई लकड़ियों की गंध पूरे गांव में फैल गई थी। सन्नाटा ऐसा था कि हेनरी के बूटों की आवाज किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। चर्च का मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा और खामोशी थी। वेदी पर जल रही कुछ मोमबत्तियां अब आधी रह गई थीं। उनकी लंबी डरावनी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। हेनरी सीधे उस बेंच के पास पहुंचे जहां काउंटेस एलिनोर ने अपनी आखिरी सांस ली थी। हेनरी ने अपना ओवरकोट समेटा और घुटनों के बल ठंडे पत्थर के फर्श पर बैठ गए। उन्होंने अपनी पेन टॉर्च जलाई। रोशनी की पतली लकीर अंधेरे को चीरती हुई फर्श पर घूमने लगी। सुबह की भीड़ भाड़ में जो चीज छूट गई थी, अब वो शाम के सन्नाटे में इंतजार कर रही थी। बेंच के ठीक नीचे, पत्थर की दरार के पास, मोम का एक छोटा सा कतरा जमा था। रंग हल्का पर्पल। हेनरी ने अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला और मोम को खुरच कर उठाया। चर्च की मोमबत्तियां हमेशा सफेद या पीली होती हैं। ये रंग अलग था। हेनरी ने उस मोम के टुकड़े को अपनी नाक के पास लाकर सूंघा। एक जानी पहचानी भीनी भीनी सी महक ने उनके दिमाग को झकझोर दिया। लेवेंडर। हेनरी ने अपनी आंखें बंद करते हुए याद किया। काउंटेस एलिनोर, उन्हें लेवेंडर की खुशबू बेहद पसंद थी। उनके कपड़ों से, उनके कमरों से यही महक आती थी। लेकिन चर्च की मोमबत्तियां खुशबूदार नहीं होती। हेनरी ने आंखें खोली, जिनमें अब समझदारी की चमक थी। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, कोई यहां आया था मौत से ठीक पहले। वो अपनी निजी खुशबूदार मोमबत्ती साथ लाया था। हेनरी ने खड़े होकर उस खाली चर्च को चारों तरफ से देखा। उनके दिमाग में उस रात का दृश्य चलने लगा। हेनरी ने कांपती लौ को देखते हुए खुद से कहा, यह सिर्फ एक चिट्ठी का खेल नहीं था। कातिल ने पूरा माहौल बनाया था। अंधेरा चर्च, सन्नाटा और उसमें जलती हुई लेवेंडर की मोमबत्ती। उसने एक आत्मा का आवाहन जैसा माहौल रचा। उसने एलिनोर को यकीन दिलाया होगा कि कोई परलोक से उनसे मिलने आया है। एक बूढ़ा कमजोर दिल जो पहले से ही डरा हुआ था, इस मनोवैज्ञानिक दबाव को झेल नहीं पाया। हेनरी ने बेंच पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में मृत काउंटेस से कहा, मैं समझ रहा हूं मैडम, उन्होंने आपको मारा नहीं, उन्होंने आपको इतना डराया कि आप जीने की हिम्मत छोड़ दें। यह हत्या नहीं, यह एक स्टेज पर रचा गया मौत का ड्रामा था। अब हेनरी के पास मकसद था, तरीका था और हथियार भी, शब्द और माहौल। बस उस चेहरे को बेनकाब करना बाकी था जिसने उस रात यहां मोमबत्ती जलाई थी। रात का अंधेरा अब गहरा और स्याह हो चुका था। जब हेनरी हवेली के पोर्च पर पहुंचे तो वहां का माहौल सामान्य नहीं था। मुख्य दरवाजा खुला था और ठंडी हवा अंदर हॉल में घुस रही थी। दरवाजे पर बटलर आर्थर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो ठंड से नहीं बल्कि डर से कांप रहा था। हेनरी ने गाड़ी से उतरते ही आर्थर के हाव भाव भांपते हुए पूछा, आर्थर, तुम बाहर क्यों खड़े हो? क्या हुआ? आर्थर ने कांपती उंगली से अंधेरे की ओर इशारा करते हुए घबराहट में कहा, सर, गड़बड़ हो गई है। विक्टर अपने कमरे में नहीं है। हेनरी ने तुरंत सतर्क होकर पूछा, कब से गायब है? आर्थर ने घड़ी देखते हुए बताया, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। उसने कहा था कि सिर दर्द है, थोड़ी ताजी हवा खाने जा रहा हूं। लेकिन सर, बाहर -डिग्री तापमान है, इतनी ठंड में कोई टहलने नहीं जाता। हेनरी ने जमीन की तरफ देखा।
ताज़ा गिरी बर्फ ने पुरानी हर चीज ढक दी थी, लेकिन एक जोड़ी ताज़े पैरों के निशान गेट से बाहर जा रहे थे। हेनरी ने अपनी फ्लैशलाइट ऑन करते हुए कड़क आवाज में कहा, अंदर जाओ आर्थर, और दरवाजा बंद कर लो। वो हवा खाने नहीं, भागने गया है। हेनरी ने अपने ओवरकोट का कॉलर ऊपर उठाया और उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। टॉर्च की रोशनी सफेद बर्फ पर नाच रही थी। निशान सीधे गांव की तरफ नहीं, बल्कि उस वीरान सेंट पॉल चर्च की दिशा में जा रहे थे। हवा का शोर कानों में गूंज रहा था। चर्च की ऊंची मीनार अंधेरे में किसी काले राक्षस जैसी खड़ी थी। हेनरी ने निशानों को गौर से देखते हुए सोचा, कदमों के बीच की दूरी ज्यादा है। वो भाग रहा था या बहुत जल्दीबाजी में था? अपराधी हमेशा अपने अपराध की जगह पर लौटता है। चर्च का भारी ओकवुड दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से एक हल्की खटपट की आवाज आई। हेनरी ने अपनी टॉर्च बंद की और अंधेरे में ही अंदर दाखिल हुए। चर्च के भीतर की हवा बाहर से भी ज्यादा ठंडी और भारी थी। सामने वेदी के पास, जहां कल सुबह काउंटेस का ताबूत रखा जाना था, वहां पर एक परछाई हिल रही थी। एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में कुछ काला और लंबा था। माचिस की एक तीली जली। रोशनी की उस छोटी सी लकीर में हेनरी ने चेहरा पहचान लिया। हेनरी ने अपनी फ्लैशलाइट सीधे उसके चेहरे पर मारते हुए गरज कर कहा, बस भाई रुक जाओ विक्टर, 1 इंच भी हिले तो मैं गोली चला दूंगा। विक्टर उछल पड़ा। उसके हाथ से माचिस गिरकर बुझ गई। उसके हाथ में एक टाइपराइटर का रिबन था, जिसे वो जलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में हिरन की तरह फटी हुई थीं। चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था। विक्टर ने पीछे हटते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं इंस्पेक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने उन्हें नहीं मारा, कसम से मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। हेनरी ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रिवॉल्वर का निशाना साधे रखा और भारी आवाज में कहा, हाथ नहीं लगाया विक्टर, लेकिन वो नोट तुमने ही टाइप किया था, और वो रिबन वही सबूत है जिसे तुम जलाने आए हो, है ना? विक्टर के घुटने जवाब दे गए। वो वहीं ठंडे फर्श पर गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज चर्च की खाली दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। विक्टर ने फर्श पर मुक्का मारते हुए चीख कर कबूल किया, हाँ, मैंने ही लिखे थे वो खत, मैंने ही वो नोट किताब में रखा था, लेकिन मेरा मकसद हत्या करना नहीं था। मैं बस उन्हें डराना चाहता था। मैं चाहता था कि वो हर पल मौत के साए में जिएं। हेनरी उसके पास पहुंचे और रिबन को अपने कब्जे में ले लिया। हेनरी ने उसे कॉलर से पकड़कर सीधा किया और आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्यों विक्टर, एक बूढ़ी औरत से इतनी नफरत क्यों? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? विक्टर की आंखों में अब डर की जगह एक पुरानी गहरी नफरत जल रही थी। विक्टर ने सिसकते हुए अपना दर्द बयान किया, मेरी मां, याद है आपको? 20 साल पहले इसी हवेली में एक नौकरानी थी, मारिया। काउंटेस एलेनोर ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। मेरी मां वो अपमान नहीं सह पाई इंस्पेक्टर, उन्होंने जहर खा लिया। मैं तब 5 साल का था। हेनरी की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। ये लालच का मामला नहीं, बदले का था। विक्टर ने आंसुओं के बीच हंसते हुए पागलों की तरह कहा, मैंने कसम खाई थी, मैंने अपना नाम बदला, पढ़ाई की और वापस आया सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें यह महसूस करा सकूं कि बदनामी और डर क्या होता है। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, मैं बस उन्हें उनके पापों का आईना दिखाना चाहता था, लेकिन उनका दिल। वो चुप हो गया और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। चर्च में फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर हवाएं और तेज हो गई थीं। हेनरी ने विक्टर को देखा। अब वो एक शातिर अपराधी नहीं, बल्कि एक अनाथ बच्चा लग रहा था, जो अपने अतीत के बोझ तले दबा गया था। विक्टर ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपने हाथ आगे कर दिए, जैसे उसने अपनी सजा स्वीकार कर ली हो। हेनरी विक्टर को लेकर बाहर आए। दूर से आर्थर और गांव के पुलिस कांस्टेबल की लालटेनें आती दिखाई दी। बर्फबारी अब बहुत तेज हो चुकी थी। आसमान से गिरते सफेद फाएं जमीन की हर गंदगी, हर काले निशान को ढक रहे थे। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे की ठंडक कम नहीं हुई थी। हेनरी मेज पर झुके हुए थे। उनका फाउंटेन पेन कागज पर चल रहा था
और कमरे में सिर्फ पेन की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हेनरी ने अपनी केस रिपोर्ट की आखिरी पंक्तियां लिखीं। निष्कर्ष, काउंटेस एलिनोर की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, लेकिन ये कुदरती मौत नहीं थी, ये डर द्वारा दी गई मौत थी। हत्या का हथियार शब्द थे और हत्यारा विक्टर। हेनरी ने पेन रोका, एक पल सोचा और नीचे एक लाइन और जोड़ी। कभी कभी दुनिया का सबसे खतरनाक जहर किसी शीशी में नहीं, बल्कि टाइपराइटर की स्याही और कोरे कागज में छिपा होता है। कमरे के दूसरे कोने में विक्टर बैठा था। हेनरी ने उसे हथकड़ी नहीं पहनाई थी। वो खिड़की के बाहर गिरती हुई बर्फ को एकटक देख रहा था, जैसे उसकी रूह भी उतनी ही ठंडी पड़ चुकी हो। हेनरी अपनी कुर्सी से उठे और विक्टर के सामने वाली मेज पर बैठ गए। हेनरी ने बहुत ही नर्म लेकिन गंभीर आवाज में कहा, विक्टर, अब झूठ का कोई मतलब नहीं है। मुझे वो कहानी बताओ जो पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है। नफरत की असली वजह क्या थी? विक्टर ने अपनी लाल आंखें ऊपर उठाई। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। विक्टर ने कांपते होठों से कहा, मेरी मां इंस्पेक्टर, वो इसी हवेली में काम करती थीं। मारिया, वो दुनिया की सबसे ईमानदार औरत थीं, लेकिन एक दिन मैडम की एक कीमती हीरे की अंगूठी खो गई। उसने गहरी सांस ली, जैसे उस पल को दोबारा जी रहा हो। विक्टर ने मुट्ठी भींचकर दर्द भरे स्वर में बताया, मैडम ने बिना किसी सबूत के मेरी मां पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने पुलिस बुलाई, मेरी मां को घसीटते हुए ले गए। पूरे गांव में हमारी बदनामी हुई। मां वो सदमा, वो जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकी। जेल से छूटने के कुछ हफ्तों बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घुट घुट कर मर गई वो। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्टर ने अपनी गीली आंखों से हेनरी को देखते हुए कहा, मैं तब सिर्फ 16 साल का था इंस्पेक्टर। उसी दिन मैंने अपनी मां की ठंडी लाश के पास कसम खाई थी कि एक दिन काउंटेस एलिनोर को भी उसी डर, उसी अकेलेपन और उसी तड़पन का एहसास कराऊंगा। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, मैं बस उन्हें उनके अतीत का आईना दिखाना चाहता था। लेकिन उसका गला भराया। विक्टर ने सिर झुकाते हुए पछतावे में कहा, शायद उनका बूढ़ा दिल उस सच का बोझ उठाने के लिए बहुत कमजोर था। अचानक दरवाजे की कुंडी घूमी। डेविड अंदर आया। वो वहीं चौखट पर खड़ा रहा। उसकी आंखें बता रही थी कि वो काफी देर से बाहर खड़ा सब सुन रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर अब नशा नहीं, बल्कि एक भारी थकान और शर्मिंदगी थी। डेविड ने विक्टर के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, फिर रुक गया और धीमी आवाज में कहा, मैंने सब सुन लिया विक्टर। मेरी मां ने तुम्हारे परिवार के साथ अन्याय किया था। मैं जानता हूं, वो अपने रुतबे के घमंड में थी, लेकिन मुझे लगा था वक्त के साथ वो जख्म भर गए होंगे। विक्टर ने कड़वाहट से डेविड की ओर देखा। विक्टर ने भीगी पलकों से तल्ख लहजे में कहा, कुछ जख्म वक्त के साथ भरते नहीं डेविड, वो नासूर बन जाते हैं। डेविड ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, काउंटेस एलिनोर की जवानी की तस्वीर। उसने उसे मेज पर रख दिया। डेविड ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए उदासी से कहा, अब सब खत्म हो चुका है। मां भी गई और मेरा सुकून भी। अब मेरे पास सिर्फ पछतावा बचा है, मां के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। पुलिस की गाड़ी आ चुकी थी। 2 सिपाही विक्टर को ले जाने के लिए तैयार थे। विक्टर अब एकदम शांत था, जैसे उसे अपनी सजा का कोई डर ना हो। गाड़ी में बैठने से ठीक पहले उसने हेनरी की ओर देखा। विक्टर ने एक अजीब सी मासूमियत से पूछा, इंस्पेक्टर, क्या आपको लगता है कि अब मेरी मां की आत्मा को शांति मिलेगी? हेनरी ने अपने कोट का कॉलर ठीक किया और उसकी आंखों में देखा। हेनरी ने एक दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया, शांति बदले से नहीं मिलती विक्टर। शांति तब मिलती है
जब पश्चाताप सच्चा हो। अगर तुम्हारे आंसू सच्चे हैं तो शायद वो तुम्हें माफ कर देंगी। दरवाजा बंद हुआ और पुलिस की गाड़ी बर्फ उड़ाते हुए अदृश्य हो गई। हवेली अब पूरी तरह खाली लग रही थी। डेविड हॉल के बीचों बीच खड़ा था, चारों तरफ दीवारों को देख रहा था। डेविड ने हेनरी की तरफ मुड़ते हुए दृढ़ निश्चय से कहा, मैं ये घर बेच दूंगा इंस्पेक्टर। यहां की दीवारों में अब सिर्फ अतीत की डरावनी परछाइयां हैं। मैं इनके साथ नहीं जी सकता। हेनरी ने अपना बैग उठाया और हैट पहनी। हेनरी जाते जाते कहा, सही फैसला है। कभी कभी पुरानी दीवारें गवाह बन जाती हैं और गवाहों के साथ रहना आसान नहीं होता। डेविड ने एक आखिरी सवाल पूछा। डेविड ने झिझकते हुए कहा, इंस्पेक्टर, क्या मेरी मां बुरी इंसान थी? हेनरी दरवाजे पर रुके। उन्होंने मुड़कर डेविड को देखा। हेनरी ने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं डेविड, वो बस एक इंसान थी और इंसान गलतियां करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी गलती मानकर माफी मांग लेते हैं और कुछ उसे अपने अहंकार में दबा देते हैं। तुम्हारी मां ने दूसरा रास्ता चुना था। हेनरी ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर बैठे थे। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। बाहर शाम का अंधेरा गहरा रहा था। बर्फ से ढके खेत, छोटे गांव और झीलों की परछाइयां पीछे छूट रही थीं। पहियों की लयबद्ध आवाज गूंज रही थी। हेनरी ने अपनी नोटबुक निकाली और केस डायरी का आखिरी पन्ना खोला। हेनरी ने लिखते हुए मन ही मन शब्दों को दोहराया, शेडी ब्रुक्स में तकनीकी रूप से कोई हत्या नहीं हुई थी, फिर भी एक जीवन समाप्त हुआ। कानून ने अपना काम किया, न्याय हुआ, पर क्या किसी को शांति मिली? शायद नहीं। यही मानवता की सबसे बड़ी पहेली है। न्याय और शांति अक्सर एक साथ नहीं चलते। हेनरी ने नोटबुक बंद की और खिड़की से बाहर देखा। दूर किसी चर्च की घंटी बज रही थी। ट्रेन अंधेरे में विलीन होती जा रही थी। हवा के झोंकों में हेनरी को ऐसा लगा जैसे काउंटेस एलिनोर की आत्मा अब कहीं दूर से उनसे कह रही हो, अब सब शांत है हेनरी, सब शांत।